अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यह किसकी चाह नहीं होती कि अपना खुद का मकान हो, ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, बंगला हो, दुकान हो, और खुद की प्रॉपर्टी अवश्य ही होती है यदि जन्म कुंडली में खुद की प्रॉपर्टी के योग हों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद की प्रॉपर्टी जन्म कुंडली के किन योगों से होती है और कौन सी दशा अंतरदशा आने पर प्रॉपर्टी मिलती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक लेवल से, ज्योतिष के जो प्रारंभिक नियम हैं उनसे शुरुआत करते हुए एडवांस लेवल तक के नियमों की बात करेंगे और अंत में बात करेंगे एक छोटे से उपाय की जिसे करने पर अवश्य ही प्रॉपर्टी बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक बातों से। तो सबसे पहली बात है कि जन्म कुंडली में चौथा घर, फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी का होता है। चौथे घर का संबंध है ज़मीन, मकान, फ्लैट, बंगला आदि से। तो जन्म कुंडली में यदि चौथे घर में शुभ ग्रह हों तो यह प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग है, प्रॉपर्टी होने का योग है। शुभ ग्रह में बृहस्पति हैं, शुक्र हैं और पक्ष बली चंद्रमा हैं और पाप प्रभाव से मुक्त बुध हैं। यदि एक शुभ ग्रह होगा तो योग का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, दो होंगे तो योग का प्रभाव अधिक हो जाएगा और तीन या चार होंगे तो और अधिक हो जाएगा। और ये शुभ ग्रह भी यदि अपनी उच्च राशि में हुए या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हुए, स्वय राशि में हुए, अतिमित्र राशि में हुए, शुभ राशि में हुए तो इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी प्रॉपर्टी होने के योग और प्रबल हो जाएंगे। और इन शुभ ग्रहों पर किसी दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो भी योग का प्रभाव और बढ़ जाएगा, तो प्रॉपर्टी होने के और अधिक योग बन जाएंगे। पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का प्रभाव यदि चौथे भाव पर होगा तो थोड़ा कमी आएगी। लेकिन ऐसा नियम है कि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह भी यदि अपनी राशि में चौथे भाव में बैठा है तो वह अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए। और क्रूर ग्रह, पाप ग्रह भी चौथे घर में तो है लेकिन वह वर्ग कुंडलियों में शुभ ग्रहों के वर्गों में अधिक है। चौथे घर में भी अपने मित्र राशि में या स्वय राशि, उच्च राशि आदि में है तो वह बुरा नहीं है। वर्गों का बड़ा महत्व है। कोई क्रूर ग्रह भी यदि चौथे घर में बैठा है लेकिन वह वर्ग कुंडलियों में, अधिकांश वर्ग कुंडलियों में अपनी स्वय राशि, उच्च राशि, शुभ ग्रहों की राशि में है तो फिर वह बुरा फल नहीं करता, उसके भी अच्छे फल मिलते हैं। और यदि कोई शुभ ग्रह बैठे हैं और शुभ ग्रह अधिकांश वर्ग कुंडलियों में, वर्ग कुंडलियों का अर्थ है नवमांश है, द्रेशकाण है, द्वादशांश है, त्रिशांश है, यह वर्ग कुंडलियां हैं। और इन वर्ग कुंडलियों में भी जन्म कुंडली सबसे ज़्यादा प्रधान है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर नवमांश कुंडली है, उसका महत्व बहुत अधिक है। तीसरे नंबर पर द्रेशकाण कुंडली है, फिर बाकी वर्गों का महत्व थोड़ा कम कम होता जाता है। तो यदि जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में, द्रेशकाण कुंडली में यदि कोई ग्रह अपनी स्वय राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि, शुभ ग्रह की राशि में है तो वह फिर शुभ फलदायक हो जाता है। तो चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस में यदि शुभ ग्रह होंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि, स्वय राशि, उच्च राशि आदि के होंगे, शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि होगी, वे वर्ग कुंडलियों में अधिकांश वर्गों में अच्छी स्थिति में होंगे, पाप ग्रहों के, क्रूर ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होंगे, उतना ही प्रॉपर्टी मिलने का योग प्रबल होता जाएगा। इसके अलावा चौथे घर का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे घर का स्वामी यदि बलवान होगा, फोर्थ हाउस लॉर्ड यदि षडबल के अनुसार बलवान है, विंशोपक बल के अनुसार बलवान है, अष्टक वर्ग के अनुसार बलवान है तो भी प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग है। चौथे घर का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ या धन स्थान में हो और अपनी स्वय राशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि या अतिमित्र राशि में हो और वह भी अधिकांश वर्ग कुंडलियों में स्वय राशि, उच्च राशि या अतिमित्र राशि या शुभ ग्रहों की राशि में हो तो भी प्रॉपर्टी का सुख मिलने का बहुत अच्छा योग है। अब देखिए, यह जो इतने पॉइंट्स मैंने बताए ये सभी पॉइंट्स एक ग्रह में नहीं मिल सकते, लेकिन जितने अधिक मिलते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। चौथे घर के स्वामी का संबंध किसी अच्छे ग्रह से हो
कुंडली के शुभ स्थान के स्वामी से हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह से हो, वह नैसर्गिक शुभ ग्रह उसके साथ बैठा हो या उसे देख रहा हो, तो यह भी प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग है, खुद की प्रॉपर्टी होने का योग है। और लग्नेश और चतुर्थेश में मित्रता हो, अच्छा संबंध हो, तो भी प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग होता है। जैसे उदाहरण के लिए तुला लग्न में शनि चतुर्थेश है और लग्नेश शुक्र है, तो लग्नेश और चतुर्थेश में मित्रता है और जन्म कुंडली में भी वे एक दूसरे से मित्र की स्थिति में बैठे हों, तृतीय एकादश स्थिति में हों, षडाष्टक ना हो, तो यह भी अच्छा योग है। यह बलवान होने जरूरी है। फिर तीसरी जो बात आती है वह आती है कारक की। तो भूमि का जो कारक है, लैंड का जो कारक है, वह है मंगल। तो मंगल यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, यानी अपनी उच्च राशि, स्वय राशि, अति मित्र राशि, मूल त्रिकोण राशि आदि में है, केंद्र त्रिकोण आदि अच्छे भावों में है, लाभ धन आदि अच्छे भावों में है, शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट है, वर्ग कुंडलियों में अच्छी स्थिति में है, अष्टक वर्ग, विंशोपक बल, षड बल के अनुसार बलवान है। देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिल सकती, लेकिन मेजॉरिटी में आपको देखना है, जितना अच्छा मिलता जाएगा उतना ज़्यादा सुख बढ़ता जाएगा। तो भी भूमि के अच्छे योग हैं। मंगल का संबंध धन स्थान से, लाभ स्थान से हो, लाभेश से, धनेश से हो, तो भूमि से धन लाभ के योग भी होते हैं। लेकिन वह मंगल बलवान और शुभ फलदायक होना चाहिए, अच्छे स्थानों का स्वामी हो, अच्छी स्थिति में हो। इसके अलावा मकान का, बंगले का, फ्लैट का, रिहायशी मकान का जो कारक है वह शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र का संबंध ऐशो आराम से है, लग्जरीज से है, सुख साधनों से है। तो जन्म कुंडली में शुक्र यदि बलवान होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो शानदार मकान होगा, अच्छा मकान होगा। जमीन का कारक मंगल है, लेकिन अच्छे लग्जूरियस मकान का कारक शुक्र है। ऐसा देखा गया है कि शुक्र की दशा अंतरदशा में लोग नए मकान में प्रवेश कर लेते हैं, नया मकान खरीद लेते हैं, बनवा लेते हैं, यदि शुक्र जन्म कुंडली में अच्छी फलदायक स्थिति में हो, अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वय राशि, अति मित्र राशि में, केंद्र त्रिकोण आदि शुभ भावों में, शुभ ग्रहों से संबंध बनाते हुए हो, तो बहुत अच्छा फल देता है प्रॉपर्टी के मामले में। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जिनके पास धन है, पैसा पड़ा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे। कोई ना कोई रीज़न ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जबकि बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, रुपए की, धन की इतनी व्यवस्था नहीं है, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। उसका एकमात्र रीज़न है जन्म कुंडली के योग। यदि जन्म कुंडली में योग है और फिर उन योग बनाने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा आ जाए तो प्रॉपर्टी बन जाती है। और यदि योग ना आए तो धन होते हुए भी प्रॉपर्टी नहीं बन पाती। चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना भी प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग है। और जो जो ग्रह प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग बनाते हैं, उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में प्रॉपर्टी होने के योग बनते हैं। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में इस बात का बड़ा महत्व है कि कोई ग्रह वर्ग कुंडलियों में कितने वर्गों में स्वय राशि या उच्च राशि का गया है, उसके हिसाब से उसको कुछ नाम दिया गया है। पार्वतांश, गोपुरांश। मान लीजिए कि कोई ग्रह वर्ग कुंडलियों में 10 वर्ग बताए गए हैं। जन्म कुंडली यानी राशि चक्र D1 चार्ट और D3 द्रेशकाण, नवमांश D9, द्वादशांश और त्रिशांश। यह 6 वर्ग हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा सप्तमांश, दशमांश, षष्ट्यांश और षोडशांश। यह जो 10 वर्ग हैं, इन 10 वर्ग कुंडलियों में यह देखना चाहिए कि चतुर्थेश कितने वर्गों में अपनी स्वय राशि में है या उच्च राशि में है। यदि इनमें से किन्हीं 4 वर्गों में चतुर्थेश यानी 4th हाउस का लॉर्ड अपनी स्वय राशि या उच्च राशि में हो तो उसे गोपुरांश में कहा जाएगा। और चतुर्थेश यदि गोपुरांश में होता है तो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सुख रहता है, यानी उस व्यक्ति के बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनती है। और यदि और ज़्यादा अच्छे वर्गों में हो, 5 वर्गों में अच्छी स्थिति में हो, 6 वर्गों में अच्छी स्थिति में हो, तो और ज़्यादा अच्छा योग बनता है। और ऐसा कहा गया है कि इन वर्गों में से किन्हीं 6 वर्गों में स्वय राशि या उच्च राशि का हो तो उसे पार्वतांश में कहा गया है। तो 4th हाउस का लॉर्ड, चौथे घर का स्वामी यदि पार्वतांश में होगा
तो और भी अच्छी प्रॉपर्टी का योग बनेगा। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि चतुर्थेश और लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फोर्थ हाउस लॉर्ड, इनमें यदि एक्सचेंज हो, यानी फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में, ऐसा यदि है तो यह भी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग है। लेकिन यह लग्नेश और चतुर्थेश, फोर्थ हाउस और फर्स्ट हाउस लॉर्ड बलवान होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए। और फिर यदि इन दोनों का एक्सचेंज है, इन दोनों का स्थान परिवर्तन है, तो यह बहुत अच्छा योग है खूब अच्छी संपत्ति होने का। इसके अलावा चौथे घर का स्वामी पाँचवें में, पाँचवें घर का स्वामी चौथे में, चौथे घर का स्वामी नवें में, नवें का स्वामी चौथे में, या चौथे घर का स्वामी 11वें में, 11वें का स्वामी चौथे में, इन तीनों में से कोई भी योग यदि कुंडली में बन रहा है तो यह प्रॉपर्टी होने का पक्का योग है। लेकिन ये जो ग्रह योग बना रहे हैं यह बलवान होने चाहिए, यह कंडीशन जरूर है। यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फोर्थ हाउस लॉर्ड दोनों साथ में हैं और केंद्र में हैं और उनको कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो यह बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का योग है। ऐसे लोगों के बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनती है और प्रॉपर्टी से वे सुखी रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि चौथे घर में यदि बुध हो या चौथे घर को बुध देख रहा हो और वह बलवान हो और चौथे घर का स्वामी भी बलवान हो तो आलीशान भवन होता है। यदि चौथे घर का स्वामी पार्वतांश में या गोपुरांश में हो और उस पर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि हो तो शानदार महलनुमा मकान होता है, भव्य भवन होता है। यदि तीसरे घर में शुभ ग्रह हों तो यह भी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा योग होता है। तीसरे घर में शुभ ग्रह हों और चौथे घर का स्वामी और पहले घर का स्वामी, फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फोर्थ हाउस लॉर्ड पावरफुल हों तो भी बड़ा विस्तृत मकान होता है। यदि भूमि का कारक मंगल त्रिकोण में हो और चौथे घर का स्वामी पार्वतांश या गोपुरांश में हो तो भी व्यक्ति बड़ी संपत्ति का मालिक बनता है। ऐसे लोगों के बंगला या महल टाइप के मकान देखे गए हैं। कई लोगों को प्रॉपर्टी का काम करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बिल्डर होते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। तो यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड दोनों फोर्थ हाउस में होंगे और फोर्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में होगा तो यह भूमि भवन से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने का योग है। अब इसके पीछे रीज़न देखिए कि सेकंड हाउस जो है वह धन का है, तो धन का स्वामी भूमि भवन के स्थान में बैठा है चौथे घर में, तो भूमि भवन से धन। लाभ का स्वामी भी भूमि भवन के स्थान में बैठा है और लाभ और धन दोनों के स्वामी एकत्रित हैं भूमि भवन के स्थान में। और भूमि भवन स्थान का स्वामी फोर्थ हाउस लॉर्ड 10th में बैठा है, तो भूमि भवन से संबंधित आजीविका, क्योंकि 10th हाउस जो है वह आजीविका का है, कर्म का है, तो भूमि भवन से संबंधित कर्म। और भूमि भवन स्थान के स्वामी का यानी फोर्थ हाउस के लॉर्ड का लाभ स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी से दृष्टि संबंध है, क्योंकि यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड 10th में बैठेगा और 11th और 2nd के स्वामी 4th में बैठेंगे तो यह सभी ग्रह एक दूसरे को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन से बहुत अच्छा लाभ होता है। भूमि भवन संबंधित बिजनेस में जाने से बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जो जो ग्रह प्रॉपर्टी का सुख देने का योग बनाते हैं उन ग्रहों की दशा अंतरदशा जब आती है तो प्रॉपर्टी मिल जाती है। चाहे वह आप खरीद लें, चाहे आपको गिफ्ट में मिल जाए, वसीयत में मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए। इसके अलावा भी कुछ दशा अंतरदशाएँ होती हैं जो प्रॉपर्टी दिलाने वाली होती है। तो उन दशांतर दशाओं के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इन सब में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिन ग्रहों का मैं नाम लूँ वे ग्रह बलवान और शुभ फलदायक स्थिति में भी होने चाहिए कुंडली में, तभी वे अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉपर्टी दिलाएंगे। ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा की महादशा हो और शुक्र की अंतरदशा हो तो इस दशा अंतरदशा के दौरान भूमि भवन का लाभ होता है। इसके अलावा मंगल की महादशा हो और शुक्र की अंतरदशा हो तो यह दशा अंतरदशा भी भूमि भवन का लाभ कराने वाली दशा अंतरदशा है। मंगल की महादशा में स्वय राशि में बैठे हुए या उच्च राशि में बैठे हुए या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए शुक्र की अंतरदशा आ जाए तो ऐसी दशा अंतरदशाओं में व्यक्ति धर्मशाला या मंदिर आदि भी बनाते हैं। जन्म कुंडली में गुरु यदि उच्च राशि में हो या स्वय राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो और उसका चतुर्थेश से संबंध हो,
फोर्थ हाउस के लॉर्ड से उसका कोई रिलेशन बन रहा हो, एक दूसरे को देख रहे हों, साथ में बैठे हों, एक दूसरे के स्थान में हों, स्थान परिवर्तन कर लिया हो, एक्सचेंज कर लिया हो, तो ऐसे गुरु की दशा या अंतर्दशा में भी संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। इस तरह के गुरु की महादशा चल रही हो और उसमें मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो भी मकान बनता है। इस तरह के गुरु की महादशा चल रही हो और उसमें शनि की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति या तो पुराना मकान खरीद लेता है या पुराने मकान का नवीनीकरण यानी जीर्णोद्धार करा लेता है, उसको नए जैसा बना लेता है। इस तरह के गुरु की महादशा चल रही हो और उसमें बलवान शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, सिनेमा घर आदि बना लेता है। बलवान शुक्र की महादशा और उसमें ऐसे चतुर्थेश की अंतर्दशा, ऐसे फोर्थ हाउस लॉर्ड की अंतर्दशा जो शुभ ग्रहों से दृष्ट है, जिसको शुभ ग्रह देख रहे हों, तो भी व्यक्ति इस दशा अंतर्दशा में गेस्ट हाउस, होटल, रिसोर्ट या सिनेमा घर बनाता है। चौथे घर का स्वामी शुक्र हो और उसमें बुध या चंद्रमा की अंतर्दशा आए तो फार्म हाउस बनने के योग रहते हैं। इसके अलावा आपके जन्मदिन पर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का उसी राशि में आता है। जन्मदिन उसके एक दिन पहले एक दिन बाद में भी हो सकता है। तो जिस क्षण वह सूर्य आता है उस समय में जो लग्न होता है आपके जन्म स्थान पर, वह लग्न कुंडली आपकी वर्ष कुंडली होती है और उस वर्ष कुंडली में एक साल का पूरा लेखा जोखा होता है कि इस एक साल में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। तो यदि आपकी वर्ष कुंडली में चौथे घर का स्वामी बलवान हो, चतुर्थ भाव सुधरा हुआ हो या लग्नेश और चतुर्थेश में इत्साल योग या नक्त योग या यमया योग आदि बन रहे हों, मुंथा की स्थिति, वर्षेश की स्थिति अच्छी हो, वर्षेश मंगल बन रहा हो और वह बलवान हो, तो उस वर्ष में संपत्ति प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा कई लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है या जन्म कुंडली तो है लेकिन उनका जन्म समय सही नहीं है। तो ऐसे लोगों का यदि एक ही प्रश्न हो कि हमें संपत्ति कब प्राप्त होगी, हमारा मकान कब बनेगा या फ्लैट कब ले पाएंगे आदि आदि कुछ भी, तो वह प्रश्न जब वह ज्योतिषी से पूछते हैं, चाहे वह फ़ोन करके पूछें चाहे ज्योतिषी के पास जाके पूछें, तो जिस क्षण वह प्रश्न पूछा जाता है उस समय को नोट करके कुंडली बनाई जाती है और उस कुंडली में एकदम सटीक उत्तर उनके प्रश्न का आ जाता है कि प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो कब बनेगी, या कोई अड़चन है तो उसका क्या उपाय किया जाए। और मैं तो जिन लोगों की जन्म कुंडली भी होती है उनकी भी प्रश्न कुंडली बनाकर देखता हूँ। यदि व्यक्ति जन्म कुंडली दिखाने आया है या फ़ोन पर संपर्क कर रहा है और उसका कुंडली दिखाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारा मकान कब बनेगा, हमारी प्रॉपर्टी कब बन पाएगी, तो मैं जन्म कुंडली के अलावा प्रश्न कुंडली भी बनाता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है कि जन्म कुंडली में जन्म समय में हो सकता है थोड़ा बहुत हेर फेर हो, जन्म का समय नोट करने में हेर फेर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रश्न कुंडली में प्रश्न का समय नोट करने में कोई हेर फेर नहीं होता। और उसके अलावा प्रश्न कुंडली को मैं और अधिक महत्व क्यों देता हूँ कि जन्म कुंडली के लिए शास्त्र में यह लिखा है कि जन्म कुंडली पिछले जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा है कि इस जन्म में उन कर्मों का क्या फल मिलेगा। क्योंकि जन्म कुंडली बच्चे के पैदा होते ही बन जाती है, अब उस बच्चे ने तो कुछ कर्म किया ही नहीं, फिर भी उसकी जन्म कुंडली में यह लिखा है कि इस व्यक्ति को क्या क्या मिलेगा इस जीवन में, तो वह निश्चित ही पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन उसके बाद व्यक्ति इस जन्म में भी कर्म करता है और इस जन्म में कर्म करने से उसके पिछले जन्म के कर्म हैं उनके फलों में वृद्धि या कमी होती है। तो प्रश्न कुंडली में वह वृद्धि या कमी भी स्पष्ट नजर आ जाती है। तो जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, प्रश्न कुंडली तीनों को देखकर जब फलादेश किए जाते हैं तो वह डंके की चोट सही जाते हैं। इसके अलावा एक कारकांश कुंडली भी होती है और कारकांश कुंडली के भी बहुत योग दिए गए हैं प्रॉपर्टी के मामले में कि कारकांश कुंडली में चौथे घर में यदि उच्च का ग्रह हो तो यह अच्छी प्रॉपर्टी होने का योग है। यदि कारकांश कुंडली में चौथे घर में शुक्र चंद्रमा हो तो यह भी अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा घर होने का योग है। अब यह कारकांश कुंडली क्या होती है, तो इसके लिए आपको जन्म कुंडली में यह देखना है कि किस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है। राहु केतु को छोड़कर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि,
यह 7 ग्रहों में किसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है। जिस ग्रह की सर्वाधिक डिग्री हो वह ग्रह किस नवमांश में है, उस नवमांश को आप लग्न बना लीजिए, एक नई कुंडली बना लीजिए और उस कुंडली में लग्न वह लिख दीजिए जिसमें यह सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह हो। इस सर्वाधिक डिग्री वाले ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहा गया है। और वह लिखकर बाकी के ग्रह नवमांश कुंडली में जिन जिन राशियों में हैं उन राशियों में लिख दीजिए। यह आपकी कारकांश कुंडली हो गई। और इस कुंडली में चौथा घर देख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए स्क्रीन पर जो कुंडली आ रही है इसमें आत्मकारक ग्रह है बुध। तो यह देखिए किस नवमांश में है और इस नवमांश को हमने लग्न में लिखकर नई कुंडली तैयार कर ली और नवमांश में जो ग्रह जिन राशियों में था उन राशियों में लिख दिया। तो यह इनकी कारकांश कुंडली हो गई। इसके अलावा यह भी है कि चतुर्थेश बलवान हो और उस बलवान चतुर्थेश के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो तो वह ग्रह भी अपनी दशा अंतरदशा में संपत्ति दिलाता है। जैसे मान लीजिए मंगल उच्च राशि में है और मंगल चौथे घर का स्वामी है और शुक्र जो है वह मंगल के नक्षत्र में है तो शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉपर्टी दिलाएगा। इसके अलावा चौथे घर का स्वामी जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह ग्रह भी यदि बलवान है तो भी चौथे घर के स्वामी को ताकत मिलती है। मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं तो जिस भवन में आप हैं उसका स्वामी राष्ट्रपति है तो आपके राष्ट्रपति भवन में बैठने मात्र से आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। उसी तरह कोई ग्रह ऐसे ग्रह की राशि में बैठा है कि जो ग्रह बलवान है, उच्च का है, स्वय राशि मूल त्रिकोण का है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है तो उसके घर में बैठने से भी ग्रह की पावर बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्रह जिसके नवमांश में है, जैसे मान लीजिए चतुर्थेश जिस ग्रह के नवमांश में है वह ग्रह यदि जन्म कुंडली में बलवान है, अच्छी स्थिति में है तो भी चतुर्थेश को बहुत ताकत मिलती है और चतुर्थेश को ताकत मिलने से प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। 4th हाउस लॉर्ड का 10th हाउस लॉर्ड से एक्सचेंज और वे दोनों बलवान स्थिति में तो व्यक्ति राजा के समान वैभव संपन्न संपत्ति का स्वामी होता है। अब अंत में बात करते हैं उपाय की कि यदि आप संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं और आपकी कुंडली में योग हैं लेकिन कुछ अड़चन के योग भी हैं कि चौथे घर को क्रूर ग्रह देख रहे हैं, क्रूर ग्रह भी बैठे हैं, चतुर्थेश को क्रूर ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, चौथे घर का स्वामी, चौथे का कारक मंगल शुक्र आदि निर्बल हैं तो उस स्थिति में योग का प्रभाव कम हो जाता है। आपको विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं तभी संपत्ति हो पाती है। तो जो ग्रह निर्बल होकर और आपके इस कार्य में अड़चन डाल रहा है उसके मंत्र का जाप करने से काफ़ी लाभ होता है। जैसे चौथे घर का स्वामी निर्बल है तो चतुर्थेश का मंत्र का नित्य जाप करने से प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में सफलता मिलती है। इसके अलावा यदि चौथे घर का स्वामी अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो उसका रत्न धारण करने से भी लाभ होता है। 2nd हाउस जो है वह धन का है और संपत्ति भी अपने आप में एक धन है तो दूसरे घर का भी बड़ा गहरा संबंध है संपत्ति से। अगर दूसरा घर, दूसरे घर का स्वामी भी बलवान स्थिति में है, चतुर्थ से उसका कोई संबंध बन रहा है तो भी यह संपत्ति का अच्छा योग है। तो जो ग्रह योग अच्छे बना रहे हैं उन ग्रहों के मंत्रों का जाप करना, उन ग्रहों के रत्नों को धारण करना लाभ देता है। इसके अलावा एक जनरल उपाय है भगवान वराह के मंत्र का जाप करना और यह मेरा आजमाया हुआ उपाय है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आज इस वीडियो में पुनः वह बात बता देता हूँ कि भगवान वराह का ध्यान करके नित्य उनके एक मंत्र का जप करना, वह मंत्र आपको भी मैं बताऊंगा, यह प्रॉपर्टी दिलाने में बहुत अधिक सहायक है। जिन भी लोगों ने इस मंत्र का श्रद्धा विश्वास पूर्वक नियमित जप किया है उन लोगों को प्रॉपर्टी का लाभ हुआ है, उन लोगों की प्रॉपर्टी बनी है। कहने को तो शास्त्र में तो यह कहा गया है कि इस मंत्र के 4 लाख जप करके उसका दशांश हवन करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो वह सर्वोत्तम है। ऐसा कर देंगे तो 100% आपका काम होगा ही, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन यदि इतना ना भी कर पाएँ, रोज़ इस मंत्र की 1 माला का जप करें तो भी आपके प्रॉपर्टी बनने में आ रही बाधा दूर होकर प्रॉपर्टी बनेगी। इसका विधि विधान इस प्रकार है। किसी व्यक्ति को प्रयत्न करने पर भी निवास के लिए भूमि अथवा मकान न मिल रहा हो, उसे भगवान वराह की उपासना करनी चाहिए।
भगवान वराह की उपासना करने से, उनके मंत्र का जप करने से, उनकी स्तुति प्रार्थना करने से अवश्य ही निवास के लिए योग्य भूमि या मकान मिल जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया है कि भूमि प्राप्त करने के इच्छुक मनुष्य को सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम नमः श्री वराहाय धरण्युद्धारणाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से पहले यह ध्यान अवश्य करना चाहिए। भगवान वराह के अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। उनका मुख वराह के समान है पर स्वरूप सौम्य है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। उनके 4 हाथों में चक्र, शंख, अभय मुद्रा और कमल सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर सागरम्बरा पृथ्वी देवी विराजमान हैं। भगवान वराह लाल पीले वस्त्र पहने तथा लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित हैं। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल का आसन है और उस पर भगवान वराह विराजमान हैं। उपर्युक्त मंत्र के संकर्षण ऋषि, वाराह देवता, पंक्ति छंद और श्री बीज है। इसके 4 लाख जप करें और घी व मधु मिश्रित खीर का हवन करें। आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।